Everyone, good morning. Yes, I am audible. मेरी वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग जी। सभी आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। बहुत कम बच्चे आए हैं, जल्दी आ जाओ। 7-5 बजे तक पूरे आ जाया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी सा क्वेश्चन है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। मैं सब कुछ नहीं करवा सकती, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। जिनको जो है जीएस करनी है, ठीक है जी, आप अगर सोचते हो कि आप स्पेशल क्लासेस में करके सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जितना मुझसे होता है मैं करवा देती हूँ। इतनी सारी क्लासेस मुझसे हैंडल नहीं होगी क्योंकि मेरी प्लस की क्लासेस भी होती हैं। यस गाइस, गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में हमने बहुत बार बात की हुई है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो था ये एक हॉरिकल्चर से रिलेटेड था। व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिकल्चर? यस, हॉरिकल्चर का मतलब क्या था पहले भी सीखा है हमने। हाय, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली exactly, तो गोल्डन रेवोल्यूशन ये आपको इससे याद रखना है। और इंडिया जो है यहाँ पर रैंक फर्स्ट आता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ में कोकोनट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कोकोनट से रिलेटेड भी था ये कुछ हद तक। ओके, इजी वन था। क्या डिस्कस करना। ये वाला देखो। जूट के लिए कौन सा था? विनीत कहते हैं जूट के लिए कौन सा था, बताओ। गोल्डन फाइबर वाला। जैसे कि सिल्वर रेवोल्यूशन जो था वो दो चीजों के लिए था। एक था सिल्वर रेवोल्यूशन, राइट, एक था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, है ना। तो सिल्वर अगर आता है तब हम क्या बोलते थे? तब हम बोलते थे एग वाला। जब सिल्वर फाइबर आ जाता तब हम क्या बोलते थे? कॉटन, राइट। यस, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, यस, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 में। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर 1960 क्यों हमने टिक किया। गाइस, एग्जामिनर के अनुसार इसके पास नज़दीक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसको हम टिक कर सकते हैं। तो 1963 में अगर हुआ है तो हमें 1960s को जो है टिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर नॉर्मस बॉरलॉग थे। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1960 याद रखना। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जिसमें आपने हमने बात की थी कल भी। किससे बात, किसके रिलेटेड था ये? वीट वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, ये पल्सेस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो।
बहुत बढ़िया। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। देखो, सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ में लो प्रोडक्टिविटी क्यों होती है? जब आप उस चीज़ में पूरे एफर्ट्स जो है वो नहीं डालते। तो पुअर फाइनेंस है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पर जो है, आप कह सकते हो कि ये पुअर इंडियन एग्रीकल्चर को पीछे लेकर जाएगा। बिल्कुल। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड जो है, यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप उतने खादे वगैरह और जैसे ये सारी चीज़ें ना डालो तो भी दिक्कत हो सकती है। बट कोऑपरेटिव फार्मिंग ये तो एक तरीके की टेक्निक है, तो ये कैसे लो प्रोडक्टिविटी लेकर आएगी इंडियन एग्रीकल्चर में? है ना? ये हमने पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है, फिर आपने ये गलती की है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अब एक देखो, अब एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ में एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वो कौन सी बीमारी है? बताओ। जो फंगस के द्वारा की जा रही, करंट अफेयर्स न्यूज़ में है कि आपकी एक वीट को बीमारी लगती है जो वीट की सारी फसल को बर्बाद कर देती है, और वो उत्तर प्रदेश की तरफ लग रही है। और नो? टिड्डी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लोकस्ट थोड़ी ना। और आगे आ जाओ, ये तो बहुत पुराना हो गया। और आगे आओ। रस्ट ऑफ व्हीट भी नहीं, और आगे। नो। और मैंने करवाई हुई है। और सबसे खतरनाक बीमारी है ये। येलो नाम से है, वाई नाम से है। वाई नाम से है। एनी वन गाइज? एनी वन? सोचो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तभी आपको बोल रही हूँ, एक बार सोचो इसके बारे में, कौन सी होगी? वाई से नाम है इसका। और यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि ये बीमारी किस वजह से होती है। हाँ जी। आया याद? वाई टू ईस्ट, येलो टिड्डी नहीं। और और जी, मुझे तुम्हारे द्वारा ही याद करवाना है। मुझे याद करके बताओ अभी के अभी, क्या नेम है उसका? बीट ऑफ येलो, बीट ऑफ रस्ट नहीं है? हाय रब्बा। और एनी गेसेस? यस, येलो व्हीट ऑफ रस्ट जो है एक तरीके की बीमारी होती है ये। ठीक है, ये फंगस के द्वारा होती है। और अगर आप यहाँ पर देखो, जो वीट की फसल होती है वो सारी की सारी जो है वो खराब हो जाती है। और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब वाली साइड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फैलने की इसकी आशंका है, और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत न्यूज़ में है गाइस, और ये फंगस के द्वारा होती है, याद रखना। पता नहीं क्या क्या नाम लेते रहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर? हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कल हमने जूट और कॉटन के बारे में जाना था एनसीईआरटीज में। तो मुझे ये बताओ कि जूट और कॉटन, ठीक है, ये जूट के बारे में बताओ कि जूट जो है इसको उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, मीडियम या तेज? कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है अगर आपको जूट की फसल जो है वो एक तरीके से उगानी है? हाँ जी, कोल्ड चाहिए होता है या गर्म चाहिए होता है? जल्दी से बताओ। कोल्ड के, हल्का हल्का ठंडा चाहिए होता है। कॉटन? कॉटन? वार्म, एग्जैक्टली। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा।
तो इनमें से अगर हम पूछता है आपसे ब्राउन पेपर कौन सा है, तो वो ये आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं जूट। और यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है इससे रिलेटेड है। द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज, अब इतने इजी क्वेश्चंस है, अगर ये नहीं कर पाए तो रहने ही देना फिर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट बट इजी लगेगा तुमको। यस, यहाँ पर एक और देखो, यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है, सेकंड और थर्ड। अगर आप इसको देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा कल्चर होता है कि जिसमें आप बात करते हो आर्टिफिशियल मीडियम से, आप फिशेस को जो है करते हो। जैसे कि आप बात करो कि द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज नोन एज पेसिस कल्चर, ठीक है जी। और आपको एपीकल्चर तो पता ही है। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर? यस, बीज वाला, एग्जैक्टली exactly। और अगर हम सेरिकल्चर के बारे में बात करें, ये हम कर ही चुके हैं, ये हमारे रिलेटेड है सिल्क फार्मिंग से, यानी कि सिल्क की रॉ प्रोडक्शन करना। ओके, यहाँ पर एक और चीज याद आपको रखनी है कि जो चाइना है एंड इंडिया है आर द टू मेजर सिल्क प्रोड्यूसर, जहाँ पर 60% ऑफ द वर्ल्ड की प्रोडक्शन ये दोनों मिलकर कर लेते हैं। ओके, अगला अगला क्वेश्चन देखो। मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी क्लास तो कभी होती नहीं है साधना। कौन सी थ्योरी क्लास के बारे में बात कर रहे हो आप सुबह सुबह? जो मेरी दोपहर को हो रही है वो वाली बोलते हो? वो मिस कर रहे हो? वो 11:30 बजे होती है। गाइस, वन मोर थिंग, एक न्यूज़ है आपके लिए। जल्दी स्पेशल क्लासेस जो है वो बंद हो जाएंगी शायद नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और इतनी स्पेशल क्लासेस जो हैं अब नहीं होंगी आपकी जितनी हो रही हैं। सो प्लस ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा। हाँ जी, क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज बीइंग अडॉप्टेड, ठीक है। ये क्यों अडॉप्ट किया जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। मैं नहीं, सारे एजुकेटर्स देखना कम कर देंगे सबकी। इट्स सीक्रेट जो मैंने आपको बता दिया है। चलो, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्यों की जाती है? ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी है जो लैंड की वो इंक्रीज की जा सके, क्योंकि अगर आप रोटेशन नहीं करोगे तो जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेट मी चेक पूनम, ये कर लें टिक, फिर उसके बाद मैं चेक करती हूँ बी ऑप्शन को। क्रॉप यील्ड को आई थिंक वहां पे बी ऑप्शन क्रॉप यील्ड है, ऐसे कुछ है ना? नहीं, वो नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन जो होती है ना वो आपकी सॉइल के कारण की जाती है, नॉट उसके लिए। क्या नहीं बताना था? क्या हो गया? क्या नहीं बताया मैंने आपको? एके ने क्या क्वेश्चन पूछा है गाइस, मुझे एक बार कॉपी पेस्ट करके दो। यस गाइस, यहाँ पर देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट खारिफ एंड राबी इज नॉट करेक्ट। यस गाइस, अगर हमने बात भी की हुई है खारिफ और राबी के बारे में, आपसे पूछा गया था इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन है वो जो है स्टेटमेंट वो गलत है। बाकी के सारे इसमें सही लिखे गए हैं। जब हम खारिफ सीजन के बारे में बात करते हैं, ये जो इसकी जो प्लांटेशन होता है, कल्टीवेशन होता है और हार्वेस्टिंग होती है, ये रेनी सीजन में की जाती है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, स्प्रिंग में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी खारिफ के बारे में बात आए तो वो रेनी सीजन में होता है, यानी कि जून जुलाई के ये मिड में, बाद में। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें, राबी सीजन बिगेन इन ऑटम रेनी और एंड इन लेट स्प्रिंग, ये थोड़ा सही है। इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स आर, खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देखो राइट्स, मिलेट, जूट, मेज, कॉटन, दीज आर द खारिफ क्रॉप्स। एंड राबी क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, व्हीट, ग्राम, बार्ले। ओके, ये तो आप लोगों को पता लग ही गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी वन। इन दिस पर्टिकुलर मंथ मेरे 3 कोर्सेज हैं प्लस में, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक है मॉडर्न हिस्ट्री। इन नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ में मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ फुल, फ्रॉम 1999 टू 2017, मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है जी। और साथ ही साथ आने वाले 2-3 महीनों में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लॉन्च हो जाएंगे, और उसमें सारी थ्योरी विद क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊंगी। इफ एनी वन इज इंटरेस्टिंग टू टेक प्लस डू लेट मी नो। सो यहाँ पर द स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, कौन सा व्हीट करता है, ये हमने किया था। पहला है यूपी, देन हमारे पास आता है पंजाब, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हरियाणा, और बताओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एग्जैक्टली, सो देयर आर 5 स्टेट्स। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दीज आर द नॉर्थन स्टेट्स जो आपके वीट प्रोडक्शन में आगे हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो चाइना है वो सबसे टॉप पर है, और जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे है। और अगर देखा जाए, पर हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये मिलकर टुगेदर 72% जो है पूरा आउटपुट निकाल देते हैं वीट प्रोडक्शन का। तो ये इजी वन क्वेश्चन है, ये आना चाहिए अब आपको, बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं। चाइना के स्पेलिंग गलत है, ब्रजेश। सही करो बच्चा, SHINA होता है। यस गाइस, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन अ डेयरी फार्मर रिड्यूस फोडर कंजप्शन बाय हिज केटल, आल्सो इंक्रीज अ मिल्क प्रोडक्शन। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय फोडर कंजम्पशन? फोडर कंजम्पशन का मतलब क्या है यहाँ पर? यस, पढ़ो, हिंदी में पढ़ रहे हो, फोडर कंजम्पशन का मतलब क्या है? हाँ जी, एक डेयरी किसान अपने मवेशी द्वारा चारे की खपत, चारा, मैंने कल उस दिन भी बताया था फोडर मतलब क्या होता है, चारा। तो चारे की खपत को वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है, ये आप कह लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आंसर विल बी बाय अलोइंग द कैटल टू ग्रेज इन द फील्ड्स। तो वहां पर वो क्या करेगा कि जो घासें हैं जहाँ पर उनको चरने देगा, तो यहाँ पर उसकी अपने आप फोडर की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब एक गाय फ्रेश खाएगी तो हमारे पास क्या होगा, उसको अच्छा दूध दे पाएगी, राइट। क्या क्या बातें हो रही हैं। ओके, एक और चीज मैंने कल एनसीईआरटी में आपको समझाई थी कि आपको बताना है जो काव होती है, ठीक है जी, वो डाइजेस्ट क्यों कर लेती है, इतने हार्ड मटेरियल को डाइजेस्ट कैसे कर लेती है।
रीजन ये होता है कि काउ एंड आपके पास जो है स्वेलो करके वो दोबारा से अपने माउथ में लेकर आ सकती है ना। तो उसके बाद दोबारा वो चबाती रहती है, दैट्स वाई उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी वजह से वो जो है करती, राइट। ये बात भी हमारी हो गई थी। मैं रिवीजन करवा रही हूँ, आई होप आपको सारी चीजें जो है याद हैं। द स्टेट विच ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ टबैको, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन स्टेट्स को देखकर मुझे बताओ कि यहाँ पर महाराष्ट्र किस चीज में आगे है। महाराष्ट्र किस चीज में आगे है, एनी गेसेस? अनियन में हमने बात की थी या कॉटन में? महाराष्ट्र किस चीज में आगे है? महाराष्ट्र की प्रोडक्शन जो है वो किस चीज में आगे, अगर हम देखें? कल हमने इसके ऊपर बात की थी। हाँ जी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो मेजर क्रॉप्स जो होते हैं महाराष्ट्र में ग्रोन किए जाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा भी होता है, वीट भी होता है, मूंग होता है, उरन होता है, पल्सेस होते हैं। बट अगर ये स्टेट के मेजर प्रोड्यूसेस देखी जाए ना, तो ऑयल सीड्स में भी आते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे इम्पोर्टेंस अगर देखे जाए, तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो कॉटन, शुगर केन, टुगर कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, इन दो चीजों में काफी ज्यादा आगे है। इवनली अगर मैं बात करूं, हल्दी जो होती, टुमरिक सॉरी कह रही हूँ, दैट इमली, उसमें भी वो बहुत ज्यादा आगे है। समझ में आया? तो महाराष्ट्र के बारे में क्लियर हुआ। यस। ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे रखना। अनियन, अनियन भी है, अनियन भी लिख, अनियन मैंने इसमें बताया आपको, अनियन की महाराष्ट्र की प्रोडक्शन। अनियन की जो प्रोडक्शन है वो आपकी इंडिया में अगर बात की जाए ना, 2018 के हिसाब से, हाँ महाराष्ट्र आएगी, यस एग्जैक्टली। अनियन की प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र में है जी। अनियन भी है, याद रखना। महाराष्ट्र में अनियन, कॉटन, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ओके फाइन। आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट प्लेस इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। तो टोबैको के बारे में अगर हम बात करते हैं वो है आंध्र प्रदेश। अब टोबैको और कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो यहाँ पर हम बात करें, मैं पढ़ाऊं या मैं आप लोगों के साथ चिट चैट करूं? हाँ जी, बताइए, मैं उन लोगों को पढ़ाऊं या आप लोग कमेंट्स करते जाओ, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूं, है ना? आई एम नॉट बाइंडेबल कि मैं आप हर चीज का रिप्लाई करूं। तो जहाँ पे मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती। यहाँ पर राइट आंसर आता है गाइज, आंध्र प्रदेश। देखो, आपके जो टबैको के हैं कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये तीन आपको याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात, इन तीनों को भूलना नहीं है, एग्जामिनर ये तीन आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, किसकी बात कर रही हूँ मैं? टबैको की बात कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which food crop in India is sown in October and November and repeat in April? हाँ जी, कौन सी क्रॉप्स होंगी ये? हम कह सकते हैं दे आर राबी क्रॉप्स। ये राबी क्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए अक्टूबर एंड नवंबर, इट मीन्स हल्का सा बारिशों के मौसम के बाद ही इसको जो है कर दिया जाता है और रिपीट किया जा रहा है इन अप्रैल। तो यहाँ पर ये हमारे पास राबी क्रॉप्स होंगी। तो अगर कोकोनट, कॉफी और राइस के बारे में बात की जाए, राइस जो है ये कौन सी क्रॉप है? ये तो खारिफ क्रॉप है, इसके लिए तो पानी ज्यादा हमें चाहिए, मौसम जो है दूसरा तरीके का चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा गाइस? वीट आएगा, वीट विल बी, यानी कि गेहूं विल बी द राइट आंसर, जो आपका अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बोई जाती है और इसको अप्रैल के मंथ में काट लिया जाता है। तो इजी वन। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने हैं। और एक बात आपको और चीज याद रखनी है, और कौन कौन से राबी क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि बार्ले, ग्राम, पल्सेस, लिंसेट्स एंड मस्टर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको एक बार।
रीड इट वंस। डन, बहुत बढ़िया। यस गाइस, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर द लिंक्स एंड जो है पीडीएफ। गाइस 8:10 पे भी आज क्लास है, सेम क्लास, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। यस गाइस, यहाँ पर देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है। द पैकेज टेक्नोलॉजी विच ब्राउट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज मेनली। देखो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हमने अभी अभी पढ़ा, इसका ईयर क्या था बताओ। हाँ जी, 1963 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉर्मन बॉरलॉग के द्वारा। यहाँ पर आपने देखा था, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया, राइट। अब इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा गया कि किस पैकेज टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इसकी इरिगेशन काफी अच्छी थी, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर का बढ़िया यूज किया गया, अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स यूज किए गए। तो जब आप ये तीनों चीजें करते हो तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर आगे जाएगा ही जाएगा। देखो तीनों चीजों का ध्यान रखा गया, इरिगेशन फैसिलिटीज का, हाँ, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर का, ताकि आपके जो क्रॉप्स हैं वो खराब ना हो, और एक अच्छे तरीके का बीज जो है बोओगे, वो भी आपको आगे लेकर जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर जो था वो थर्ड है। ओके। अगला देखो, इंडिया जो है इनमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपको बताना है कंपैरिजन करते हुए। हाँ जी, इंडिया जो है इसमें से किसका लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। यस गाइस, यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर आंसर अब चेंज हो चुका है, क्योंकि ईयर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आपसे पूछे एग्जामिनर 2019 के बारे में या 2020 के बारे में, वेट अ मिनट, मिका जो है इंडिया पहले फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता था, बट अब जो इंडिया है वो एट्थ नंबर पे आता है। बट अब जो कॉटन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो पहले नंबर पे आने लग गया है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कॉटन का होगा 2019 और 20 की रैंकिंग के अनुसार। तो एक ग्रेस मार्क लो। यस, मेरी एनसीईआरटी की क्लास है गाइस, वो 11:30 बजे है, और इसके बाद आपकी दोबारा से यही क्लास है जिसमें हम आगे बात करते हैं, अगले आगे क्वेश्चंस करेंगे। यस, देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिका है ये कौन सा कंपाउंड है या कौन सा मेटल है। देखो ये भी जानने वाली बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिका एक ऐसे तरीके का कंपाउंड है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों फॉर्म में होता है। तो अगर ये मेटल और नॉन मेटल दोनों फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर सकते हैं, इसको ना तो नॉन मेटल कंसीडर किया जा सकता है, ना तो मेटल कंसीडर किया जा सकता है। तो ये एक तरीके का क्या होगा, मेटलॉइड्स होगा। और उसी के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिका होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है। मिका एक ऐसे तरीके का पिगमेंट है जो आप देखोगे कलर्ड पिगमेंट्स में यूज किया जाता है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, जब हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाते हैं तब इसको यूज करते हैं। आपको ये भी बता देती हूँ, जो मिका होता है ये किस तरीके कैसे बनता है। जैसे मिका के बारे में अगर बात की जाए, ये पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट मिनरल्स इनको मिलाकर बनता है। ओके। और यहाँ पर उसके बाद मिका के बारे में, और बस मेरे दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन याद आती है। एनी कुछ। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन आता है जी, भाई कहते हैं कि मिका का जो है इंडिया का स्टेट कौन सा है ना, इंडिया के स्टेट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया अम्बिका के बारे में बात करें, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इंडिया के जो स्टेट्स है ना, वो आपके अहमदाबाद वाली साइड्स पे होंगे। बाकी एक बार देख लो, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं रह सकता, नहीं,
मिका के स्टेट जो है मेनली झारखंड, राजस्थान एंड, हाँ झारखंड एंड राजस्थान जो है वो होगा। झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, जिस साइज का टेम्परेचर, यस आंध्र प्रदेश हो सकता है। ये तीन चार है। ठीक है। और कुछ? तुम लोग मेरे को कंप्यूटर की तरह समझते हो, एक साथ थोड़ा ना बोलूंगी, सोच सोच के बोलूंगी, गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे मेरे। अरे ये मैडम गलत पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े फिर। अगला देखो। ये मम्मा क्या होता है यार, ये मैम होता है, एम होता है। आंध्र प्रदेश 70% है मिका का, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, फाइबर क्रॉप्स। कल हमने जाने थे व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नेचुरल क्रॉप्स और नेचुरल फाइबर, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर, क्या उन दोनों में डिफरेंशिएट होता है। देखो एनसीईआरटी के कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप बात करो, कॉटन, हेम्प, जूट, मेस्टा, ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है इनका, फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं जी भाई हमें मेस्टा के बारे में भी बता ही दो। मेस्टा एक तरीके का हैबिस्कस एनुअल प्लांट होता है जो बेसिकली कमर्शियली यूज होता है आफ्टर कॉटन एंड जूट। अगर हम देखें, इसकी जो स्टेम होती है या बाक होती है, इसको यूज किया जाता है फाइबर प्रोडक्शन में। और यहाँ पर अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि मेस्टा के जो है इंडियन इंडियन जो है स्टेट्स कौन से हैं, तो वहां पर अगर हम इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन स्टेट्स जो है यहाँ पर आएंगे कौन कौन से, जैसे कि 13 स्टेट्स में बेसिकली ये उगाया जाता है। अगर इसको याद किया जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश होगा, असम होगा, बिहार हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ भी आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद हम कह सकते हैं उड़ीसा आ सकता है, तमिलनाडु आएगा, मध्य प्रदेश आ सकता है, कर्नाटका आएगा, एंड हमारे पास वेस्ट बंगाल भी आ सकता है। ये सारे स्टेट्स में जो है मेस्टास जो है उगाए जा सकते हैं। बोल तो दिया, मेस्टा के बारे में तो बोल रही थी, सुना नहीं? मेरी आवाज नहीं सुन रही? मैंने क्या बोला मेस्टा के बारे में? तुम लोग बेशरम बच्चे हो यार, मैंने साला तो बोल दिया। वंस मोर, मैं क्या कोई कंप्यूटर हूँ? होता है छत्तीसगढ़ में भी, आपने देखा नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल्ड सीरियल इन इंडिया। गाइस मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं क्लासेस बंद कर दूंगी, मैं क्लासेस दोबारा नहीं लूंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्या बोल रहे हो? यस गाइस, द मोस्ट कॉमनली स्टेपल्ड सीरियल इन इंडिया। हाँ जी, स्टेपल सीरियल इन इंडिया का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल? स्टेपल मतलब क्या होता है? स्टेपल फूड अगर आप बात करते हो, आप बार बार सुनते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल? स्टेपल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर हम बात करें? यस, एग्जैक्टली। तो कॉमनली यूज जो है मोर एडिबल, या जिसको हम कॉमनली यूज बोलते हैं, तो राइस सबसे ज्यादा आपको पता है कि वो आपका स्टेपल सीरियल है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है, आप देखोगे कि एशिया में वो राइस प्रोडक्शन करता है। और अगर आपने देखा हो, मैंने आपको ये भी बताया है कि चाइना पूरे वर्ल्ड में आता है, फिर उसके बाद इंडिया आता है आपके राइस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म होते हैं, आप एक ग्रेस मार्क्स लो, फिर उसके बाद मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाती हूँ। दिखा रही हूँ जी।
Here is your ranking, guys. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court. यस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये किसका ध्यान रखती है? दोनों के दोनों जो है प्रोटेक्शन करती है किस चीजों की? आपके फंडामेंटल राइट्स की। राइट, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन दिस इज। और ये हमें आर्टिकल नंबर कौन बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या आप कह लो हाई कोर्ट है कि किसकी प्रोटेक्शन करेगी? हाँ जी, यस, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्फोर्सेबल हैं, ये हमें आर्टिकल नंबर 32 एक्सप्लेन करता है। चलिए बात करते हैं इसी आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें ये बात की जाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर आपका कभी भी जो है आप देखोगे कि आपका फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से वॉयलेट हो रहा है, तो आप इजीली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और उसी के बाद यहाँ पर ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास रिट्स होते हैं। ये रिट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम जहां पर आपके फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो। अब यहाँ पर ये रिट्स जो है वो 5 तरीके के होते हैं: हैबी कॉर्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, कोएवरेंटो, सिशोरी। ये 5 तरीके के रिट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वन है, धीरे धीरे कर कर इनके बारे में भी बताऊंगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको जज बनना है हाई कोर्ट का, वन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट कितने साल तक हाई कोर्ट के जज मतलब आपको होना चाहिए? ये भी मैंने करवाया हुआ है। यस गाइस, आपको 10 साल तक जो है वो एडवोकेसी करनी पड़ेगी। चलिए हाई कोर्ट के जज के बारे में जानते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड जी, एटलीस्ट 10 ईयर तक उनको जुडिशियल ऑफिस में टेरिटरी ऑफ इंडिया में काम करना पड़ेगा, और एज एटलीस्ट 10 ईयर बीन एडवोकेट और अ हाई कोर्ट ऑफ अ 2 और मोर सच कोर्ट इन अ सक्सेशन। तो ये आपको याद रखना है। और ये किस आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल नंबर 217। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? यस गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री जो है कौन आएगा? वो आएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है जी, अंडर द आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल जो है ये सबसे पहला हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा ऑफ द कंट्री। ये आपको याद रखना है। जो क्या करेगा? जो एडवाइस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स के ऊपर। ठीक है जी, जो भी प्रेजेंट के द्वारा रेफर किए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो आगे याद रखना, चीफ जस्टिस के बारे में मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, अपनी एक बार पीडीएफ चेक करना, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस का मैंने दिया हुआ है, ये करवाया हुआ है। तुमने उस वक्त शायद ली नहीं थी क्लासेस। क्या नाम है? अनुराग, बीच में बंद कर दी थी ना क्लासेस।
इसीलिए बोलती हूँ जो है आपको क्लासेस जो है वो बंद नहीं करनी है गाइस। क्लासेस जो जब आप बंद करते हो ना, बट अभी आपको प्लस वालों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पूछ रहे हो? यस, अभिषेक पांडे ने क्वेश्चन पूछा है। अभिषेक पांडे जी कहते हैं कि भाई अभी प्रेजेंट में बताओ हमें कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो के वेणुगोपाल जी हैं, नाम है उनका के वेणुगोपाल जी। एक बार चेक कर लेना चेंज तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि मेरे आइडिया में यही है। चेंज तो नहीं हुए ना? यही है ना? बस ठीक है। के वेणुगोपाल, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है चेंज हो जाते हैं एकदम ही, और बोलो यार चेंज हो गए तुमने, तुम्हें याद नहीं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एडवाइजरी जुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पर? जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो किसको एडवाइजरी करती है, किसको एडवाइस कर सकती है जी? वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है अगर कहीं पर लॉज फैक्ट्स में उनको दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? आएगा फोर्थ वन। ठीक है, ये कहां पर एक्सप्लेन है? देखो, आर्टिकल नंबर 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस कर सकती है प्रेजेंट को, अगर कोई भी प्रेजेंट जो है क्वेरी जो है उनसे आस्क करता है या कहीं पर भी उनको दिक्कत होती है। ओके, चलें आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो और क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को थोड़ी ना जो है करेगा, डिस्कशन होती है जी पूरी की पूरी। बाकी मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ के आऊंगी कि तुम्हें प्रेजेंट जो है भाई एडवाइस करते हैं कि नहीं करते। जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, वो किसी के अंडर नहीं आती है। ठीक है जी, सबसे पहली बात। दैट्स वाई जो है जुडिशरी जो है उनको कर सकती है, वहां पर प्रेजेंट जो है कोई दबाव नहीं डाल सकते जुडिशरी के ऊपर। ये हमने किया भी हुआ है। विच इंस्टीट्यूशन एज अ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, किसके पास है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइनल अथॉरिटी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, यू नो दैट, दिल्ली में है। आपको एक बात याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट को जो माना गया है कि सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी, क्योंकि जब तक जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है आपका फॉलो अप हो रहा है, राइट, अगर इसको कोई भी वॉयलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी कि वॉयलेट ना हो। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ये भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। ऑप्शन हिंदी में देखो, अब मैं मैजिक तो कर नहीं सकती ऐसे हिंदी में हो जाए, है ना? अब तो रख दिए गए। गुड मॉर्निंग जी। यस, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्ड अंडर द। देखो गाइज, यहाँ पर आगे बात करते हैं। जब भी आपके जो है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ओरिजिनल जुडिकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुडिकेशन इन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी डिस्प्यूट जो अकर होता है स्टेट के बीच में, या किसी भी स्टेट के बीच में, या कह लो किसी भी दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अकर होता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास वो सीधा जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा होगा कि स्टेट जो है वो स्टेट को ही के ऊपर ही केस कर देता है, राइट। तो सीधा का सीधा वो किसके पास जाएंगे? वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, उनको लोअर कोर्ट्स के पाने जाने के पास जो है वो जानी नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? आनंद पांडे, मैं कल जो है अभी कोशिश करूंगी यार हिंदी में इसको कन्वर्ट करने की।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हाँ जी, PIL। PIL क्या होता है? जनहित याचिका का अर्थ क्या है? PIL फाइल करते, कौन PIL फाइल करते हैं जी? हाँ जी, कौन PIL फाइल रेज करते हैं जी, बताओ, मैंने बताया हुआ है ये। पब्लिक। किस लिए करते हैं PIL? यस, इसको कोई भी कर सकता है, यू नो दैट, कि जनरल पब्लिक जब किसी को जो है एनी कोर्ट में इसको हम पब्लिक इशू करवा सकते हैं, अगर आपको बताइए कितना ज्यादा करप्शन है किसी नॉर्मल पीपल को, यानी कि नीचे वाले लोगों को अगर करवाना है तो PIL से वो मदद ले सकते हैं, ये हमने किया भी हुआ है। ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय। इंडिया में 3 हायरार्की होती है, राइट, कोर्ट्स की। वन इज, सबसे पहले कौन सी आती है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद कौन सी आती है? हाई कोर्ट। देन हमारे पास कौन सी आती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो यहाँ पर पूछा गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन हेड करता है, सुपरवाइज करता है, तो यहाँ पर देखो कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट को सुपरवाइज कौन करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। इजी वन, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट तो है नहीं, राइट अब हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट होता है सबसे पहले कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। यस, कल ही हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, जल्दी से बताओ। हाई कोर्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? सुप्रीम कोर्ट तो यार आपने पहली बार देखी थी 1773 में, कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। नो, इसका सुप्रीम कोर्ट, मैं हाई कोर्ट के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ पर हुई थी? हमने पहले देखा था, तीन किए थे हाई कोर्ट, जल्दी से बताओ। सबका अलग अलग आंसर है। हाई कोर्ट सबसे पहले कहां पर इस्टेब्लिश हुई थी जी? यस, मैंने कल ही करवाया था। ओके, एनसीईआरटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, हाई कोर्ट जो है सबसे पहले, अगर फर्स्ट हाई कोर्ट के बारे में बात करें, यस, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है हुई थी। 3 चार्टर्ड हाई कोर्ट जो हुई थी आपकी प्रेसिडेंसी एरिया में 1862 में, अगर हम बात करें, सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी, फिर बॉम्बे में हुई थी, फिर हुई थी मद्रास में। ये हमने कल किया था कि नहीं किया था? वॉरेन हेस्टिंग के वक्त बच्चा, वॉरेन हेस्टिंग के वक्त सुप्रीम कोर्ट होती है जी। ओके, ओके, व्हाट डज द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील विद? किससे डील करता है ये आपको बताना है। समटाइम्स ऐसे होता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, राइट। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको क्या पता चलता है कि आप फ्रीडम बोल तो सकते हो, बट आप कभी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ऐसा होता है। तो सेडिएशन का मतलब क्या होता है? कि जब कोई पर्सन जो है वो लॉ के अगेंस्ट बोल रहा है, राइट, खराब शब्द बोल रहा है एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में, तो कौन सा यही सेक्शन जो है वो 124A जो है वो इससे डील करता है। ओके, आज का ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद अगले सेशन में हम करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन with the election of the president are inquired into the decided by। हाय रब्बा, ये नहीं पता तो कौन लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन को? इतना बड़ा मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कौशल, आपको नहीं पता आपका संविधान किसने लिखा था? आप बताओ मुझे, किसने लिखा था संविधान? इतनी बढ़िया राइटिंग में लिखा हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। यस, सो यहाँ पर देखो, एक किसी ने बोला प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी जो है वो, ये अगर हम बात करेंगे, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि बुक में जो है हैंड, उस वक्त तो कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, है ना, उस वक्त तो कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, तो दैट वाई राइट करने वाले कौन थे? तो राइट करने वाले प्रेम बिहारी थे। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी कलाकारी लैंग्वेज में उस बुक को
दर्शाया था। तो कौशल जा आपको पता था बच्चा, तो आपने पूछा क्यों? यू आर चेकिंग, दैट्स वाई कंफ्यूज था। नहीं, तुम कंफ्यूज नहीं थे। जब सबने बोला बी आर अम्बेडकर, तुमने बोला नहीं मैम, बी आर अम्बेडकर नहीं है, प्रेम बिहारी है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट किया करो। आपको ये बोलना चाहिए था कि मैम उस जो आपके संविधान है, संविधान वो लिखा, यानी कि आपकी जो है हैंड रिटन था, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, क्योंकि जो फ्रेमिंग है वो तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही की गई थी, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर अगर आपको याद रखना है, वो आपका कितने डाउट और डिस्प्यूट्स इन द कलेक्शन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैंडल करती है। हाँ जी गाइस, अगले क्वेश्चन जो है हम करेंगे जनरल साइंस और ये सारे मिलाकर आगे वाले सेशन में, जो आपका सेशन है अभी 8-10 पे। तब तक के लिए आप रेस्ट करो, अगले सेशन में मिलते हैं। आज ही है, चलो बाय।